Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I am Professor Zishan Shokat. Welcome all of you from Superior Head Office. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला टेस्ट इंग्लिश का जो था वो हुआ था 4D रिवीजन एंड टेस्ट सेशन 2021। उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो था आज इंग्लिश का जो था पहला टेस्ट था जिसमें हमारे पास दो पेपर थे। एक हमारे पास पेपर ए था और दूसरा जो था हमारे पास पेपर बी था। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो था इस टेस्ट में हमने क्या सिलेबस जो था वो डिफाइन किया हुआ था। अगर हम देखते हैं कि बुक 1 जो थी उसके हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 3 थे कि यानी बटन बटन और इसके अलावा डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट। पोएम्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पहली पोएम थी द रेन और उसके साथ हमारी थर्ड पोएम थी लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। और इसी तरह हम अपनी स्टोरीज को अगर देखते हैं तो हमारे पास जो थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉरल स्टोरीज थी। और ये हमारे एपीएल सिलेबस के मुताबिक थी कि जैसे एपीएल सिलेबस के अंदर जो सीक्वेंस से जो स्टोरीज चल रही हैं उसी सीक्वेंस से जो है इस पेपर के अंदर जो है वो स्टोरीज रखी गई हैं। वही चीज जो है एप्लीकेशंस थी। इसी तरह हमारे पास 1, 2, 3 तीन हमारे पास जो थी वो एप्लीकेशंस थी और इसी तरह हमारे पास तीन जो थे वो लेटर्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसके अलावा हमारे पास जो थे वो पेयर ऑफ वर्ड्स थे, ए अल्फाबेट से लेके डी अल्फाबेट तक और वर्ब करेक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो था वो हमारे टेस्ट का सिलेबस था जिसको हमने डिफाइन किया था और उससे रेलिवेंट हमने दो पेपर जो थे वो बनाए थे। एक हमारा पेपर ए था और एक हमारा जो था पेपर बी था। बारी बारी हम दोनों पेपरों को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर ए को देखते हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आपको पता है स्टूडेंट्स के हमारा ये पेपर जो था वो 30 मार्क्स का था और इसकी डिवीजन मैंने इस तरह की हुई थी कि 5 नंबर जो थे वो सब्जेक्टिव पोर्शन को दिए हुए थे और 25 मार्क्स जो थे वो मैंने जो थे सब्जेक्टिव पोर्शन को दिए थे और 5 मार्क्स जो थे वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन को दिए हुए थे। आपको पता है कि बोर्ड में भी आपका जो पेपर आता है तो उसमें भी आपके जो है वो 80 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन के हैं और 20 मार्क्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के हैं। अगर स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला था वो था कि टिक मार्क द सिनोनिम, कि जो सिनोनिम थे उसको करेक्ट आपने आंसर जो था वो बताना था। अब इसमें पहला सेंटेंस था कि आर्थर्स वॉइस वाज गार्डेड। अब उसमें ए ऑप्शन में थी केयरलेस, बी ऑप्शन में था केयरफुल, सी ऑप्शन में था रफ और डी ऑप्शन जो था इसमें था मेलोडियस। आपको पता है कि गार्डेड जो है, गार्डेड का मतलब होता है मुहतात होना, एहतियात बरतना, एहतियात से करना। तो उसके लिए फिर केयरलेस का वर्ड नहीं आ सकता था, उसके लिए रफ का वर्ड नहीं आ सकता था और उसके लिए मेलोडियस का वर्ड नहीं आ सकता था। उसका जो एप्रोप्रिएट आंसर था गार्डेड के लिए, जो करेक्ट वहां पे ऑप्शन थी वो आपकी बी ऑप्शन थी, यानी उसके लिए केयरफुल जो था वो आना था। सेकंड था कि इट विल बी अ लवली साइट। ये लाइन ली गई थी आपकी जो फर्स्ट पोएम है द रेन, उसमें से ये लाइन ली गई थी। लवली का मतलब होता है कोई चीज बहुत खूबसूरत होना, प्यारी होना। तो उसके लिए जो है ए ऑप्शन में जो था वो शार्प, बी ऑप्शन में ब्राइट, सी ऑप्शन में चार्मिंग और डी ऑप्शन में जो था वो मैजिकल था। तो लवली का जैसा मतलब होता है कोई चीज बहुत प्यारा होना, किसी चीज का बहुत खूबसूरत होना, तो उसके लिए भी शार्प का वर्ड नहीं हो सकता था, ब्राइट का वर्ड नहीं आ सकता था, मैजिकल का वर्ड नहीं आ सकता था। तो उसका जो रियल वहां पे आनी थी ऑप्शन, तो लवली के लिए जो था वो चार्मिंग की ऑप्शन जो थी वो यूज होनी थी। नंबर थर्ड में देखते हैं द टाउन्स एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स। तो नेटिव, नेटिव के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन थी वो एनिमल था, बी ऑप्शन में नेशनल था, सी ऑप्शन में लोकल था और डी ऑप्शन में जो था वो नेचुरल था। अब कहता है कि नेटिव का मतलब जो होता है आबाई होता है, मकामी होता है। तो उसके लिए एनिमल का वर्ड नहीं आ सकता था, नेशनल का वर्ड नहीं आ सकता था, नेचुरल का वर्ड नहीं आ सकता था। तो उसके लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड आना था नेटिव के लिए वो लोकल जो था, उसकी ऑप्शन जो थी वो यूज होनी थी। इस तरह जो नेक्स्ट हमारा जो था वो उसके एमसीक्यू फॉर्म के अंदर था
कि टिक द करेक्ट ऑप्शन कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका जो है लाइन कहाँ से ली गई है, बटन से, कि जब नॉर्मा ने मिस्टर स्टेवर्ट से पूछा था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, कि किस दायरा कार तक वो फैली हुई है, किस दायरा कार पे वो काम कर रही है। तो इसमें ए ऑप्शन में था हाई स्कोप, बी ऑप्शन में था नॉर्मल स्कोप, सी ऑप्शन में था लो स्कोप और डी ऑप्शन में था इंटरनेशनल स्कोप। तो आगे बताया कि स्टूडेंट्स मिस्टर स्टेवर्ट ने वहां पे आंसर डेफिनेट यानी सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। अगर हम सेकंड फॉर्म को देखते हैं तो फिर इसमें ए ऑप्शन लैंड नहीं आ सकता था, उसमें हैज नहीं लग सकता था, हैड नहीं लग सकता था, तो उसमें सेकंड फॉर्म हमने यूज करनी थी। तो सेकंड फॉर्म जो थी वो लैंडेड आना था, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका डी फॉर्म था। तो डी जो था उसका करेक्ट आंसर था। तो ये हमारा जो था वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन था, 5 मार्क्स का। अब हम अपने सब्जेक्टिव पोर्शन को देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको जो थे वो 5 क्वेश्चन जो थे वो दिए थे और आपसे कहा था कि आप इसमें से कोई से 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर पुशिंग द बटन, के बटन जो है वो पुश करने के बाद उसको हॉस्पिटल से क्या मैसेज आया था। तो स्टूडेंट्स जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बच्चों, उसमें 2 से 3 बातों का आपने ख्याल रखना होता है। आपने फौरन ये चीज नहीं देखनी होती कि आपको जो इस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर आया आप फौरन उसका आंसर लिखना शुरू कर दें। स्टूडेंट सबसे पहले आपने जो है उस क्वेश्चन के टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि आया ये क्वेश्चन आपसे किस टेंस में पूछा गया, प्रेजेंट में पूछा गया है, पास्ट में पूछा गया, फ्यूचर में पूछा गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने अपने क्वेश्चन के टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, उससे पहले आपने आंसर स्टार्ट नहीं कर देना। आपने अपने क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है और इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आपसे क्वेश्चन किस टेंस में एग्जामिनर जो है वो कर रहा है या आपके पेपर में क्वेश्चन किस टेंस में आया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन था व्हाट वाज द मैसेज, अब वाज शो कर रहा है कि जो ये क्वेश्चन जो था वो पास्ट टेंस में था, तो इट मींस कि आपने इसका आंसर जो था वो पास्ट टेंस के अंदर लिखना था, पास्ट एक्सप्रेशन में लिखना था। और आपको याद है कि जब नॉर्मा ने बटन पुश किया था तो उसके बाद उसको जो था लिनक्स हॉस्पिटल से कॉल आई थी जिसमें उसको इन्फॉर्म किया गया था कि आर्थर जो है वो सबवे एक्सीडेंट के अंदर उसकी जनी वो डेथ हो गई है, वो ट्रेन के आगे जो है वो आ गया। तो आपने जब भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना स्टूडेंट तो आपने उसमें सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई करनी है वो टेंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आप जो आंसर लिखने लगे हैं क्या वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप उसी का ही आंसर देने लगे हैं। और थर्ड पे आपने देखना है कि आपने जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसमें कोई आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, उसमें आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की है, टेंस की मिस्टेक तो नहीं की हुई है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही चीज़ें चेक की जाती है, आपका एक्सप्रेशन चेक किया जाता है, आपके स्पेलिंग्स चेक किए जाते हैं, आपका टेंस जो है वो चेक किया जाता है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन था कि राइट द थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रेन, तो आपने रेन का जो था वो इसमें सेंट्रल आइडिया या थीम बयान करना था। जैसा कि पोएट ने आपको दिखाया था कि रेन जो है वो सिंबॉलिक लेवल के ऊपर है कि फिजिकल अपीयरेंस पे तो दिखाया गया था कि मसलन एक ट्री था उसके अपर लीव्स के ऊपर कुछ पत्ते थे और कुछ लोअर लीव्स पे थे। अपर लीव्स वाले पत्ते जो थे उन पे बारिश जो थी वो पहले पड़ती है, वो अपनी प्यास पहले बुझाते हैं और उसके बाद नीचे वाले जो पत्ते हैं उन तक जो है वो पानी को लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट और ब्रीफ क्वांटिटी के अंदर जो है वो पानी को जो है वो शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं।
तो पोएट ने जो था इसको सिंबॉलिक एंगल से दिखाया था कि जो अपर लीव्स जो था वो हमारे माशरे की एलीट क्लास को, हाई क्लास को जो शो कर रहा था, और जो लोअर लीव्स थे वो हमारे सोसाइटी की जो मिडिल क्लास थी, पुअर क्लास जो थी, उसको जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। बारिश के स्टॉप होने के बाद, बारिश के थमने के बाद सूरज निकलता है, और सूरज की रोशनी जो है वो हर जगह पे जो है वो पड़ती है, तो वहां पे सन जो है वो सिंबल दिखाया गया इक्वलिटी का, जस्टिस का और ऑप्टिमिज्म का, होपफुलनेस का। पोएट होप करता है कि एक दिन जो है ये जस्टिस का सूरज जो है वो जरूर तुलू होगा, और जो हमारे माशरे के अंदर ये जो क्लास कंट्राडिक्शन है, ये जो क्लास डिफरेंस है, ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, हाई एंड द लो, ये खत्म हो जाएगी, और उस वक्त वो माशरा जो है वो खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करेगा। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया था कि हाउ मच डेंजरस वाज अ मार्शियन वायरस, कि मार्शियन वायरस जो है वो किस हद तक जो है वो खतरनाक हो सकता है। अब आप देखें कि इसमें भी स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन किया गया है वो वाज में किया गया, पास्ट टेंस में किया गया, और आपको बताया था कि आपका जो चैप्टर था डार्क रिवर गोल्डन नाइट्स, कि वहाँ जो है जो लोग जमीन से अपनी जान बचा के स्पेस रॉकेट में बैठ के जो था ऊपर मार्स पे गए थे, तो उनमें दो तरह की तब्दीलियां आई थी, एक फिजिकल लेवल के ऊपर और एक मेंटल लेवल के ऊपर। मेंटल लेवल के ऊपर क्या हुआ था स्टूडेंट्स के उनकी मेमोरी जो थी वो वॉश हो गई थी, वो अपना पास्ट, अपना माजी जो था वो भूल गए थे। फिजिकल लेवल पे क्या हुआ था कि सबके कलर जो थे वो डार्क हो गए थे, आंखों के कलर जो थे गोल्डन हो गए थे, वो पहले से ज्यादा जो थे थिनर और टालर हो गए थे, स्लेंडर हो गए थे। तो ये वो सारी तब्दीलियां थी जो उस मार्शियन वायरस की वजह से, वहां के एनवायरनमेंट की वजह से जो थी वो उनमें प्रोड्यूस हुई थी। फिर था जी कि व्हाई आर द 50 स्प्रिंग्स लिटिल टू सी द चेरी ट्री, कि 50 मौसम बहार जो हैं वो चेरी जैसे दरख्त को देखने के लिए कम क्यों हैं। तो पोएट ने जैसे कि बताया था कि चेरी जो है इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो लवली ट्री है। उसकी वजह क्या है कि उसके ऊपर जो है काउंटलेस फ्लावर्स जो हैं वो खिले हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त सबसे खूबसूरत जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट में बेसिकली चीज जो दिखाई गई है वो मैसेज दिखाया गया, अटैचमेंट दिखाई गई है नेचर के साथ, कि आज के इस हरिड और रश जो है वो लाइफ स्टाइल के अंदर वी हैव डिस्कनेक्टेड आवरसेल्व्स फ्रॉम नेचर, कि हमने खुद को नेचर से जो है वो डिस्कनेक्टेड कर लिया हुआ है, उससे बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुके हुए हैं। तो पोएट ने इसी चीज को जो है वो रिमाइंड करवाने की कोशिश की है कि नेचर हैज अ हीलिंग इफेक्ट, कि नेचर के अंदर हीलिंग इफेक्ट है। तो पोएट जो है वो कंसिडर करता है कि जो 50 स्प्रिंग्स है, द ड्यूरेशन ऑफ द 50 स्प्रिंग्स इज नॉट सफिशिएंट एंड इनफ, कि ये काफी नहीं है चेरी जैसे दरख्त की खूबसूरती से एंटरटेन करने के लिए, उससे एंजॉय करने के लिए, उससे लुत्फानंदोज होने के लिए। स्टूडेंट्स फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डिड मिस्टर स्टेवर्ट टेल देम अबाउट द बटन यूनिट। मिस्टर स्टेवर्ट ने उनको बटन यूनिट के बारे में क्या बताया था। सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि मिस्टर स्टेवर्ट ने क्या बताया था कि इफ दे वुड पुश द बटन तो समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई व्हिच दे डू नॉट नो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज का खास ख्याल रखें। अब इसमें क्वेश्चन देखें किस टेंस में किया गया। ये क्वेश्चन फिर दोबारा जो है वो डिड में किया गया हुआ है, यानी पास्ट टेंस में किया गया है। अगर तो आप मिस्टर स्टीवर्ट के डायलॉग्स को यूज करते हैं कि इफ यू पुश द बटन, तो यानी इसका मतलब है कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी है तो फिर उसके लिए आपको उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है वो लिखना होगा कि मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड देम, उसके बाद कॉमा, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स कि इफ यू पुश द बटन कि समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई व्हिच दे डू नॉट नो। एक तो ये चीज है, और सेकंड क्या है कि दे वुड गेट $50,000 जो है इन रिटर्न। और अगर आप इस चीज को जो है वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तो फिर वहां पे स्टूडेंट्स आपको यू का वर्ड इस्तेमाल नहीं पड़ेगा। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड देम कि इफ दे वुड, अगर आप दे का वर्ड यूज करेंगे तो फिर इफ दे वुड पुश द बटन तो समवन वुड डाई इन द वर्ल्ड व्हिच दे डिड नॉट नो एंड दे वुड गेट $50,000 इन रिटर्न। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, अगर आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो वो आपके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आनी चाहिए, और अगर आप डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उसको दे का या ही का एक्सप्रेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था वो पेयर ऑफ वर्ड्स थे, जिसमें नंबर 1 जो था वो लियम था, और उसके बाद लियम था
सेकंड वन आपके पास ब्राइडल था, आप शुरू से ये सारे पेयर वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि ब्राइडल जो है एक आपका जो है घोड़े की लगाम होती है और एक जो है वो अरूसी जोड़े को कहते हैं। इसी तरह कॉप्स जो था एक जो है वो यूज होता है उसके लिए डेथ बॉडी के लिए और एक जो है फौज के दस्ते के लिए। इसी तरह डाई और डाई, एक डाई का मतलब जो है वो मरना है और एक डाई का मतलब जो है वो रंगने के सेंस में आ जाता है। तो ये मसलन वो कॉमन पेयर वर्ड्स हैं जो आप यूटिलाइज करते हैं। इसमें जो आपको खास चीज का ख्याल रखना है कि आपने इनको पेयर को इस्तेमाल करके जो है उनके सेंटेंसेस बनाने जो एक लॉजिक देते हो, सेंस देते हो। मतलब देखें आपको अगर एक सेंटेंस आ जाता है कि फेमस है और नोटोरियस, तो आप यूं नहीं कह सकते कि ही इज अ फेमस और ही इज अ नोटोरियस। नो स्टूडेंट्स, ये चीज नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सेंटेंस वो बना के दें जिनके अंदर जो है वो लॉजिक यूज हो रही हो, जो आपको एक्सप्रेशन अपनी मीनिंग दे रहे हो। दूसरी जो आपको सबसे अहम बात इसमें याद रखनी है कि पेयर ऑफ वर्ड्स बनाते हुए स्टूडेंट्स आपने जो है उसके उर्दू में मीनिंग्स नहीं लिखने। बहुत स्टूडेंट्स को ये हैबिट होती है कि वो क्लास में अंदर उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि बच्चों को उनके मीनिंग याद रहे, तो बास का टीचर्स जो है वो बोर्ड के ऊपर उनके आगे मीनिंग भी लिख देते हैं, तो बच्चे उसी हैबिट को जो है वो डेवलप कर लेते हैं कि जब वो पेपर के अंदर जो है अपने पेयर वर्ड्स लिख रहे होते हैं तो वो आगे उसके उर्दू में जो है वो मीनिंग्स लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपने जब पेयर वर्ड के सेंटेंसेस बना रहे होंगे तो उसमें आपने इसके उर्दू के मीनिंग्स जो है वो यूज नहीं करने। दोनों पेयर आपके सही होंगे तो स्टूडेंट्स आपको जो है इसके मार्क्स मिलेंगे। अगर एक आपका जुमला सही है एक गलत है तो उसको जो है वो आमतौर पे रॉन्ग जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर सिक लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। आपको पता है कि एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसका फॉर्मेट है कि आपने सबसे पहले दा का टी कैपिटल डालना है, प्रिंसिपल का पी कैपिटल डालना है। बहुत स्टूडेंट्स जो है वो क्या मिस्टेक करते हैं कि वो सबसे पहले प्रिंसिपल का स्पेलिंग जो है वो गलत लिख देते हैं, वो लिख देते हैं PLE, जबकि पेपर के अंदर भी स्टूडेंट्स लिखा होता है आपके जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आप देखें कि आपके पेपर के अंदर भी प्रिंसिपल के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग जो है वो बोर्ड के अंदर भी इसी तरह जाके लिख देते हैं, आप PLE लिख देते हैं। तो जो सबसे पहले मिस्टेक देखने में आती है कि वो क्या होता है, प्रिंसिपल के स्पेलिंग जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो गलत कर देते हैं। अब द प्रिंसिपल आप लिखेंगे, द का टी कैपिटल डालेंगे, प्रिंसिपल का पी कैपिटल डालेंगे, उसके बाद आपने पंक्चुएशन साइन कॉमा यूज करना है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, बेस्ट तो यही है कि आप गवर्नमेंट के जो है वो पूरे स्पेलिंग लिखें, GOVERNMENT। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट का स्पेलिंग जो है वो गलत लिख देते हैं, वो VER के आगे जो N आता है उसको वो अक्सर स्लिप कर देते हैं और उसकी जगह पे वो MENT जो है वो कर देते हैं। अगर तो आप वी के आपको स्पेलिंग्स नहीं याद होते तो फिर आप उसका एब्रीवेशन जो है GOVT जो है वो डॉट लगा के आगे कॉलेज, और कॉलेज का स्पेलिंग स्टूडेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं, C और EEGE कॉलेज होता है, जबकि स्टूडेंट्स लिख देते हैं COLLAGE। लेकिन कॉलेज का स्पेलिंग भी आपके पेपर पे जो है वो लिखे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने किसी कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना, हत्ता कि आपने अपने कॉलेज का नाम भी मेंशन नहीं करना। आपने सिंपल वहां पे बताना है कि गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद सिटी A.B.C. उसके बाद सब्जेक्ट लिखें कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, रिक्वेस्ट फॉर द सिक लीव, उसके बाद सर या मैडम, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन जो उसको स्टार्ट करेंगे और जब कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूजन में स्टूडेंट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका आ जाता है योर्स ओबीडिएंटली। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब योर्स ओबीडिएंटली लिखते हैं तो योर्स के ऊपर जो है वो पोस्टॉफी डाल देते हैं। आपने उसके ऊपर पोस्टॉफी यूज नहीं करना, वो विदाउट पोस्टॉफी का यूज होगा। योर्स का वाई जो है वो स्टूडेंट कैपिटल आएगा और ओबीडिएंट्स का ओ जो है वो स्मॉल आएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ओबीडिएंट का ओ जो है वो कैपिटल डाल देते हैं। तो ओबीडिएंट जो है स्टूडेंट्स आपने वो स्मॉल यूज करना है, वो उसका जो है वो स्मॉल यूज करना है और उसका स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो लिखने हैं। योर्स ओबीडिएंटली के बाद आपने पंक्चुएशन साइन जो है वो कॉमा यूज करना है, उसके बाद X डॉट आ जाएगा, Y डॉट आ जाएगा, Z डॉट आ जाएगा। जिस लाइन में स्टूडेंट्स आप योर्स ओबीडिएंटली लिखते हैं उसके ऑपोजिट आपने वहां पे जो है वो डेट्स लिखनी है। तो ये आपका जो है वो एप्लीकेशन का जो है वो फॉर्मेट होगा। अगर आप लेटर लिखते हैं तो लेटर का फॉर्मेट भी इसी तरह है कि सबसे पहले आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का E कैपिटल आना चाहिए, हॉल का जो है वो H कैपिटल आना चाहिए,
उसके बाद स्टूडेंट इसी तरह जो है वो सिटी ए डॉट बी डॉट सी डॉट और उसके बाद डेट। डेट लिखने का तरीका यही है कि स्टूडेंट सबसे पहले आप मंथ का नाम लिखें। और स्टूडेंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों आपके याद रखने की, ये जरूरी नहीं है कि जिस मंथ में आपके एग्जाम हो रहे हैं हमें उसी मंथ का नाम लिखना है। स्टूडेंट्स उस मंथ का नाम लिखें जिसके आपको स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट आते हों। बास का पेपर्स देख रहे होते हैं बच्चों ने सितंबर लिखा होता है, सितंबर के स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं, फरवरी लिखा होता है, फरवरी के स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं, मार्च लिखा होता है, मार्च के स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने वही मंथ लिखना है जो वहां पर रेलिवेंट या करंट मंथ है। आपको सिर्फ उस मंथ का वहां पे नाम लिखना है जिसके आपको स्पेलिंग एक्यूरेट आते हों। तो उस मंथ का नाम लिखिएगा, जैसे मई लिख दिया, उसके बाद डेट डाल दी, फिर एक पंक्चुएशन साइड और उसके बाद 2021। तो 2021 के बाद आपने जो है वहां पे डॉट यूज नहीं करना। फिर आपकी आ जाती है सैल्यूटेशन। स्टूडेंट सैल्यूटेशन के जो है वो दो मेथड हैं। एक तो हम टू वर्डिंग सैल्यूटेशन यूज करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर अंकल या डियर आंट। अगर तो आप टू वर्डिंग सैल्यूटेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके दोनों लेटर जो है वो कैपिटल आने चाहिए, यानी डियर का डी कैपिटल आना चाहिए, फादर का एफ कैपिटल आना चाहिए, मदर का एम कैपिटल आना चाहिए, अंकल का यू कैपिटल आना चाहिए। और अगर आप थ्री वर्डिंग सैल्यूटेशन यूज कर रहे हैं जैसे माई डियर फादर, तो उसमें फिर माई का एम कैपिटल आना चाहिए, डियर का डी स्मॉल आना चाहिए और फादर का एफ फिर कैपिटल होना चाहिए। तो यानी पहला और थर्ड लेटर कैपिटल आना चाहिए और डियर का डी जो है वो स्मॉल होना चाहिए। तो जो आपके थ्री वर्ड सैल्यूटेशन है उसमें थोड़ा सा डाउट होता है कि स्टूडेंट्स जो उसको गलत कर देते हैं, बास का तीनों वर्ड कैपिटल कर देते हैं, बास का तीनों वर्ड जो है वो स्मॉल कर देते हैं। तो इसका बेस्ट वे यही है स्टूडेंट कि आप लोग जो है उसको टू वर्डिंग सैल्यूटेशन को यूज करें, जैसे डियर फादर या डियर मदर जो है, डियर अंकल या डियर आंट जो है, अपने से जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दें और अपने से छोटे जो है उनका डायरेक्ट नाम लिखें, जैसे डियर अली, डियर अस्मा वगैरह जो है। आज जब आपने कंक्लूजन करना है तो उसका भी ये तरीका है। अगर तो आपका अगला वर्ड एल वाई पे खत्म हो रहा है, जैसे अफेक्शनेटली है, सिंसियरली है, ट्रूली है, लवली है, तो उसके पीछे तो योर्स आएगा कि योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स लवली। और अगर आपका अगला वर्ड जो है एल वाई पे खत्म नहीं हो रहा, जैसे खाली लविंग है, अफेक्शनेट है, सिंसियर है, तो फिर खाली योर यूज करेंगे। तो ये देखना स्टूडेंट्स कि कहाँ आपने योर लगाना है और कहाँ आपने योर्स लगाना है। अगर अगला वर्ड एल वाई पे खत्म होगा तो तब आप योर्स इस्तेमाल करेंगे, और अगला वर्ड आपका एल वाई पे खत्म नहीं हो रहा है, जैसे खाली आ रहा है योर लविंग सन, अब लविंग आ जाएगा तो वहां पे योर आएगा, योर्स नहीं आएगा। और अगर आप लिखते हैं योर्स अफेक्शनेटली, तो अगर अफेक्शनेटली आ जाता है तो फिर आपने उसको योर्स को जो है वो यूज करना है। तो इसके उस तरह योर्स के ऊपर भी आपने अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना, नीचे वैसे ही आ जाएगा एक्स डॉट, वाई डॉट और जी डॉट। तो ये स्टूडेंट्स जो था वो आपका एप्लीकेशन का और लेटर का जो था वो फॉर्मेट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फ्रेंड इसी तरह बोर्ड के अंदर भी आपको किसी भी पोएम का जो है वो एक स्टेंजा आ जाएगा। आप जब स्टेंजा पढ़ेंगे तो आपको फौरन जज कर लेंगे कि ये किस पोएम से जो है वो लिया गया। स्टूडेंट इसके बेसिकली बोर्ड के अंदर भी 5 मार्क्स हैं, लेकिन इनकी टेक्निकल मार्किंग है कि 2 नंबर जो है वो रेफरेंस के हैं, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट का है और फिर 2 नंबर जो है वो एक्सप्लेनेशन के। रेफरेंस में आपने क्या बताना होता है? रेफरेंस में स्टूडेंट आपने पोएम का नाम और पोएट का नाम बिल्कुल एक्यूरेट लिखना होता है। अगर आप पोएम का नाम बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हैं, पोएट का नाम बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हैं, कोई आप ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं, तो आपको पूरे 2 नंबर जो है वो रेफरेंस में मिलते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपने रेफरेंस लिखना किसना है। ये जरूरी नहीं कि आपने हमेशा ऐसे लिखना है, सिर्फ मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने रेफरेंस में क्या लिखना है। मतलब जैसे ये है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन। अब जब पोएम का नाम आएगा तो देखिए द का डी कैपिटल आना चाहिए और रेन का आर जो है वो कैपिटल आना चाहिए। रिटन बाय W.H. डेविस। और पोएट्स का नाम जो बिल्कुल एक्यूरेट लिखना चाहिए। बात स्टूडेंट्स का लिख देते हैं, वो लिख देते हैं DAVISE। तो SE नहीं लिखना, ES लिखना है। तो अगर आप पोएम का नाम और पोएट का नाम बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हैं
कोई आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले मिस्टेक वो क्या करते हैं कि वो रेफरेंस का स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। वो लिख देते हैं REFRENCE, यानी आर से जो पहले ई है उसको वो स्लिप कर देते हैं। हालांकि आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये रेफरेंस है जिसमें अपने पोएम का नाम और पोएट का नाम बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट हम आमतौर पे जो है वो पोएम का मेन आइडिया या उसका थीम जो है वो बयान करते हैं। जैसे द पोएम इज अबाउट द रेन एंड द कंडीशंस दैट प्रिवेल आफ्टर द रेन स्टॉप्स। The poem carries symbolic meaning. The poet has beautifully described the scene of the rain. The poet says that rain is a blessing for all the creatures on the earth. The poem carries a message that every dark cloud has a silver lining. उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन। अब देखें स्टूडेंट, जब हम वर्ड एक्सप्लेन लिखते हैं तो हम उसको स्पेलिंग लिखते हैं EXPLAIN। जब हम वर्ड एक्सप्लेन लिखते हैं तो उसमें एक्सप्लेन में आई आता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स हम वर्ड एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो उसमें आई नहीं आता। ये वो सबसे पहली मिस्टेक है जो एग्जाम्स में आप लोग करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि आपने एक्सप्लेनेशन का स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं, उनको गलत नहीं लिखना। एक्सप्लेन में आई आता है, एक्सप्लेनेशन में आई जो है वो यूज नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि एक्सप्लेनेशन हमेशा थर्ड पर्सन में की जाती है। इसमें हम आई वी यू का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। मतलब पोएम में लाइन है कि शायर कहता है कि मैं बारिश की आवाज सुनता हूं। अब जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे द पोएट सेज कि आई हेयर, वहां पे आई हेयर का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या आएगा द पोएट सेज ही हेयर्स। तो वहां पे आपने ही का वर्ड यूज करना है, आपने थर्ड पर्सन को यूज करना है। तो ये याद रखना है कि एक्सप्लेनेशन जो होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन में की जाती है। अब इसमें पहली कुछ लाइनें जो है वो कहने के एक जो है वो पैटर्न है, वो आप किसी भी पोएम के स्टैंजा के ऊपर एक्सप्लेन करते हुए लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया है कि these lines are reflective and the thought provoking. These lines have many layers of the meaning. The surface meaning is simple and easy to understand. However, the hidden meaning is somewhat complex and not easy to discern for a common reader. तो यहाँ तक जो है आप ये लाइनें किसी भी जो है वो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले जो है वो लिख सकते हैं। अब in these lines the poet has sketched the scene after the rain has stopped. He says that when the rain stops and the sun will come out, the wonderful light of the sun will illuminate. तो illuminate कहते हैं किसी चीज को जगमगाना, every dark object, even the raindrops. The poet emphasizes that the rain has to stop and the sun has to come out. It is the law of nature. The poet is optimistic. तो optimistic होता है hopeful होना, रोशन ख्याल होना। He says that the sun will shine brightly. However, the scene of the sunshine after the rain symbolizes hope, equality, and justice for the poor. Everything will sparkle with a new look. It will be a lovely sight. The poet has used symbolic meaning that every trouble and calamity bring about a new era. We should not lose hope. तो ये स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लेन करने का तरीका है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने इसी तरह ही हमेशा एक्सप्लेनेशन करनी है। हर बच्चे की अपनी एबिलिटी है, अपनी कैपेसिटी है और वो अपने थॉट के मुताबिक जो है इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो पहला ए पेपर है वो वाइंड अप होता है, कंप्लीट होता है और उसका जो सिलेबस है वो सारा मैंने आपके साथ जो कंटेंट्स हैं उसके साथ आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अपना पेपर बी जो है उसमें भी सेम वही सिलेबस था और उसमें सिनोनिम्स देख लेते हैं कौन से थे। जैसे पहला था कि शी लॉक द फ्रंट डोर एंड ज्वाइंड आर्थर इन द एलिवेटर। तो एलिवेटर में ए ऑप्शन था स्टेयर्स, बी ऑप्शन में था क्रेन, सी ऑप्शन में था इलेक्ट्रिक लिफ्ट और डी ऑप्शन में था प्लेन। तो अगर होता है कि एलिवेटर जो है वो लिफ्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है तो उसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन थी वो सी ऑप्शन आनी थी, इलेक्ट्रिक लिफ्ट जो थी। उसके बाद है नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। तो ये आपकी पोएम जो थी लवलीस्ट ऑफ टीज द चेरी नाउ से ली गई है। तो स्कोर, स्कोर का क्या मीनिंग है? ए ऑप्शन में था 70, बी ऑप्शन में था 50, सी ऑप्शन में था 60 और डी ऑप्शन में था 20। तो स्कोर, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो 20 के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन आनी थी 20 जो था। थर्ड था कि वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लेनेट। तो स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंस जाना, अकेले रह जाना,
अलग हो जाने के सेंस में आता है। तो इसमें ए ऑप्शन में था हैप्पी, बी ऑप्शन में था सैड, सी ऑप्शन में था डिजर्टेड और डी ऑप्शन में था स्टैंडिंग। तो स्टैंडर्ड के लिए जो करेक्ट ऑप्शन आनी थी वो सी ऑप्शन थी कि यानी डिजर्टेड, अकेले रह गए थे, वहां पे फंस गए थे। इस बार जो था वो अगर एमसीक्यूज फॉर्म को देखते हैं कि विच सिटी वाज अटैक्ड, किस शहर पे हमला हुआ था, टेक्सास पे, वर्जीनिया पे, न्यूयॉर्क के ऊपर या न्यू जर्सी पे। तो इसमें आपको याद है कि न्यूयॉर्क जो था उसके ऊपर अटैक किया गया था, तो इसमें सी ऑप्शन जो थी वो आनी थी। तो करेक्ट फॉर्म मतलब वही था जो लास्ट भी था आपको, जिसमें बताया था कि जब यस्टरडे आ जाए तो उसमें हम हमेशा जो है वो पास्ट एक्सप्रेशन को यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म को जो है वो यूज किया जाता है। जिसमें सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसमें जो था वो लैंडेड आपकी जो थी वो करेक्ट फॉर्म जो थी वो आ जानी थी। उसके बाद स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन थे, मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कहा था कि आपने कोई से 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन वही था कि व्हाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहली चीज आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपसे क्वेश्चन किस टेंस में पूछा गया। तो डेट यहाँ पे शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो पास्ट एक्सप्रेशन के अंदर आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो नॉर्मा कंसिडर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉर्मा कंसिडर्ड। तो जब आपने आंसर स्टार्ट करना है तो कंसिडर की जगह पे कंसिडर्ड का वर्ड जो है वो यूज करेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आपने सबसे पहले अपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपने अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और टेंसेस को देखना है और उसके बाद उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर लिखना है। उसके बाद है कि हाउ कैन रेनी डे बी एंजॉयड, रेनी डे कैसे एंजॉय किया जा सकता है। तो उसके डिफरेंट वेज हैं कि रेनी डे को आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छी जो है डिफरेंट तरह की डिशेस बना के उसको एंजॉय किया जा सकता है, दोस्तों के साथ घूम के एंजॉय किया जा सकता है, खेल के एंजॉय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि व्हाई डिड हैरी वांट टू स्टे ऑन मार्स, कि हैरी मार्स के ऊपर क्यों स्टे करना चाहता था। कि जाहिर है सबसे पहली चीज तो ये थी कि जितने भी स्पेस रॉकेट जो थे स्पेस में आने वाले वो सबके सब जो थे वो तबाह हो चुके थे, वापसी का कोई जो था वो रास्ता नहीं बचा था। और सेकंड चीज यही थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से, मार्शियन वायरस की वजह से जो था उसका जो था माइंड और मेमोरी जो थी वो चेंज हो गई थी और खुद को वो वहीं का जो था वो नेटिव समझने लग पड़ा था और इस वजह से जो था वो वहाँ पे स्टे करना चाहता था। फिर ईस्टर क्या चीज है, तो ईस्टर बेसिकली क्या है, इज द फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियन, के क्रिश्चियन का जो है फेस्टिवल है जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं। ट्रेडिशनली बताया गया कि वो व्हाइट कपड़े वगैरह पहन के इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी डेट वगैरह भी आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। हैरी और अदर पीपल वहाँ पे क्या ग्रो करना चाहते थे, तो हैरी ने बताया था कि जब तक अब वो वहाँ पे हैं तो दे वुड जो है वो ग्रो प्लांट्स क्रॉप्स, कि वो वहाँ पे फसलें उगाएंगे, फल उगाएंगे, एंड दे वुड आल्सो रेज देयर चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों की वहाँ पे परवरिश करेंगे और रॉकेट के आने का जो है वो वेट्स करेंगे। इतने स्टूडेंट्स जो थे इसमें हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स थे, जैसे अफेक्शन था और अफेक्शनेट था, फिर बिसाइड के साथ बिसाइड्स था। तो आपको पता है कि अफेक्शन जो है शफकत मोहब्बत वगैरह, अफेक्शनेट में बनावट हो जाता है। बिसाइड का मतलब रहता है नजदीक और बिसाइड्स मोर ओवर के सेंस में आ जाता है के अलावा। चेक का मतलब किसी चीज की पड़ताल करना और चेक जो है बैंक का जो चेक वगैरह होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जब पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं तो इसके उर्दू में मीनिंग्स नहीं लिखने, आपने वहां पे मीनिंग्स जो है वो यूज नहीं करने हैं, आपने जो है लॉजिकल सेंटेंस बना के उन पेयर को जो है वो यूज करना है। ए पेपर में स्टूडेंट्स जो था वो आपको एप्लीकेशन के साथ लेटर की चॉइस दी गई थी और इसमें बी पेपर में जो है वो आपको स्टोरी दी गई है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। स्टूडेंट इसमें जो आपकी ज्यादा सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट स्टोरी आती है वो आपका जो है वो जो था फ्लिसपैक वाली जो स्टोरी थी, बारासिंगा वाली जो कहानी थी, वो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो फिट आती है। स्टोरी लिखते हुए स्टूडेंट्स 2 से 3 बातें ज़हन में रखनी है। नंबर 1 के स्टोरी हमेशा जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, स्टोरी जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में की जाती है। स्टूडेंट्स अगर आप स्टोरी लिखने लगे तो आप इस मॉरल को डिफाइन करें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड जो है इसको आप डिफाइन करें। ये मत बताएं कि स्टोरी कब स्टार्ट हुई है, स्टोरी का पर्पस क्या है, स्टोरी क्यों लिखी जाती है, स्टोरी लिखने से क्या जो है वो टीच किया जाता है, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है।
अगर तो आप मोरल को डिफाइन कर सकते हैं तो आप मोरल को डिफाइन करें कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इससे क्या मुराद है। और अगर आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट अपनी स्टोरी जो है उसको स्टार्ट करें। आपकी स्टोरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए। एंड के ऊपर आपने जो है वो मॉरल लगाना है और अपनी स्टोरी को जो है वो वाइंड अप करना है। स्टोरी की लेंथ कम से कम 1 पेज और ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 पेज जो है वो होनी चाहिए। स्टूडेंट इसी तरह लास्ट में आपका क्वेश्चन जो था वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का था कि ये आपका स्टेंजा जो था ये आपकी जो थर्ड पॉइंट से जो था वो लिया गया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 नंबर रेफरेंस के होते हैं और 1 नंबर जो है वो आपका कॉन्टेक्स्ट का और 2 नंबर जो है वो एक्सप्लेनेशन के। रेफरेंस में आपने फिर वही बताना था कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। टाइटल लिखने का तरीका देख लें। लवलीस्ट का एल कैपिटल आना चाहिए, ट्रीज का टी कैपिटल आना चाहिए, चेरी का सी कैपिटल आना चाहिए और नाउ का एन जो है वो कैपिटल आना चाहिए। पोएट का नाम जो है ए हॉसमैन है स्टूडेंट, इसके स्पेलिंग अक्सर गलत लिख देते हैं, वो लिख देते हैं HOUSE, वो पूरा हाउस बना देते हैं। तो स्टूडेंट उसको हाउस नहीं बनाना यानी ई यूज नहीं करना, ये आएगा HOUSMAN, तो AE हॉसमैन जो है। कॉन्टेक्स्ट पे आपने इसका मेन आइडिया जो है वो बयान करना है जैसे मैंने आपके सामने शेयर किया है और एक्सप्लेनेशन इसी तरह आपने बतानी है उसकी। तो ये स्टूडेंट जो था कहने के बेसिकली आपका आज के पार्ट 1 के दोनों पेपर थे A और B, जिसको मैंने 1 बाय 1 आपके सामने डिस्कस किया और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेपर को भी इसी तरह हम जो है वो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपनी जो उसमें फ्लॉज हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो रिमूव कर सकें। ओके स्टूडेंट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।